ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायोड्स और रेक्टिफायर्स, ठीक है, तो मैं मानता हूं कि आपको पहले से ही पता है कि डायोड क्या होता है, क्योंकि मैं इसके निर्माण के विवरण और कार्य सिद्धांत में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वैसे भी हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे। तो लेकिन बुनियादी समझ के लिए डायोड का चिन्ह इस विशेष प्रारूप में होता है। तो यह डायोड है और इसे एनोड कहा जाता है और इसे कैथोड कहा जाता है। और अगर आप इस एनोड और कैथोड के बीच एक सकारात्मक वोल्टेज लगाते हैं तो एनोड वास्तव में पॉजिटिव होता है और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। तब डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड कहा जाता है। तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी ये फॉरवर्ड बायस है। और ये कंडक्ट कर रहा है, सही है। तो और डायोड एक दिशीय डिवाइस है, यानी ये विपरीत दिशा में करंट को प्रवाहित नहीं होने देगा। तो ये है, अगर डायोड वास्तव में ऐसे जुड़ा है कि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यानी एनोड नेगेटिव से जुड़ा है और कैथोड पॉजिटिव से जुड़ा है। अब इस स्थिति में वास्तव में कोई कंडक्शन नहीं होगा। तो डायोड रिवर्स बायस्ड है। सही है, तो कोई करंट कंडक्ट नहीं होता है। रिवर्स बायस मोड में अभी के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि डीसी के मामले में तो कोई भ्रम नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर एसी के मामले में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप मान लीजिए एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो इंडक्टर में करंट हमेशा वोल्टेज के पीछे चलता है। अब जब करंट पहले से ही एक विशेष दिशा में बह रहा होता है, तो वोल्टेज भले ही नेगेटिव हो, फिर भी करंट बहता रहता है। ऐसी स्थिति में डायोड अभी भी कंडक्ट कर रहा होता है। तो वास्तव में ऐसी स्थिति में अगर पावर फैक्टर लैगिंग या लीडिंग है किसी एक विशेष स्थिति में, जहां करंट शून्य नहीं है लेकिन वोल्टेज शून्य हो जाता है, ऐसा होता है ना? करंट शून्य नहीं है लेकिन वोल्टेज शून्य हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर कंडक्शन अभी भी जारी है, तो वोल्टेज भले ही नेगेटिव हो, वह आगे बढ़ता रहेगा। तो ये वास्तव में एक मौलिक अंतर है। असल में बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं, वरना अभी के लिए ये बिल्कुल वही चीज है। ये डायोड सर्किट है और आमतौर पर एक डायोड वास्तव में एक पीएन जंक्शन से बनता है। तो यहाँ ये डायोड है और ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है और पी टाइप मटेरियल। असल में हम इसे एनोड कहते हैं और इसे कैथोड कहा जाता है, और पी टाइप मटेरियल अधिक मात्रा में बनाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बजाय होल्स मौजूद होते हैं, जबकि एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। यहाँ मेजोरिटी कैरियर्स हैं। होल्स और एन टाइप मटेरियल में मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही, सही है। यहाँ मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं और मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहाँ होल्स हैं। और माइनॉरिटी कैरियर्स अभी भी पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में मौजूद होते हैं। और जब एनोड को वास्तव में पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो नेगेटिव कैरियर्स वास्तव में अधिक होते हैं। एन टाइप मटेरियल के मामले में ये बैटरी के चार्ज से प्रतिकर्षित होगा, यानी यहाँ एक पॉजिटिव है और वहां एक नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन जो भी नेगेटिव टर्मिनल पर मौजूद हैं, इसे प्रतिकर्षित करेंगे और फिर वास्तव में इसे इस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो होल्स हैं वे वास्तव में पॉजिटिव नेचर के होते हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव होल्स को वास्तव में इस विशेष दिशा में जाने के लिए प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरह से वास्तव में विपरीत दिशा में, देखिए, इसे बीच में धकेला जाएगा और बीच में वास्तव में यह पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन करेगा। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन चूंकि विपरीत कैरियर्स हैं, इसलिए वे पुनः संयोजन करेंगे और यह पुनः संयोजन की प्रक्रिया वास्तव में इस विशेष दिशा में करंट के प्रवाह की शुरुआत करेगी। तो इसे ही हम पारंपरिक धारा, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन वास्तव में आमतौर पर इस दिशा से उस दिशा में जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि करंट पारंपरिक रूप से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है।
तो यही वास्तव में डायोड का कार्य सिद्धांत है और ये इसका सर्किट चिन्ह है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि जब एक डायोड को आर या एल या एलसी या आरएलसी या एलसी से जोड़ा जाता है तब क्या होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सर्किट एलिमेंट्स को हम लेते हैं और फिर जब हम डायोड को उनसे जोड़ते हैं तो वह किस प्रकार व्यवहार करता है ये देखेंगे। यही इस विशेष विषय का विश्लेषण है और इसी उद्देश्य से हम इस विषय को समझ रहे हैं। और क्योंकि वास्तव में एक साधारण डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखें, मान लीजिए ये देखें, मान लीजिए वास्तव में यहाँ एक वोल्टेज ओवर साइकिल है जिसे यहाँ जोड़ा गया है और फिर यहाँ एक डायोड भी जोड़ा गया है, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, फिर यहाँ वास्तव में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान होता यह है कि यह हिस्सा अधिक पॉजिटिव होता है और यह नेगेटिव होता है, इसलिए वास्तव में पॉजिटिव कंडक्शन होने वाला है। लेकिन रिवर्स बायस में, यानी ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ नेगेटिव वोल्टेज और यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज होगा। डायोड वास्तव में रिवर्स बायस में चला जाएगा। अब उस स्थिति में वह उस विशेष रेजिस्टेंस में करंट को बहने नहीं देगा। तो पिछले दो हाफ साइकिल के दौरान डायोड कंडक्ट करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड रिवर्स बायस मोड में होता है और यह करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है। कोई कंडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इस तरह देते हैं तो इनपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन आउटपुट वेवफॉर्म इसका केवल आधा ही होगा और ये हिस्सा वास्तव में नहीं होगा क्योंकि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। और इस मान को, जो सबसे उच्चतम पीक वैल्यू है, हम Vm कहते हैं। और फिर अगर आप RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आउटपुट टर्मिनल पर हमें क्या मिलेगा। तो इस विशेष रेजिस्टेंस में मान लीजिए रेजिस्टेंस R है तो संबंधित करंट VMV बटा R होगा। तो ये करंट का मान है, तो ये मान वास्तव में V बटा R है और इसका मतलब है कि, तो अगर आप वोल्टेज दें V इनपुट बराबर है Vm sin ओमेगा t, सही है, Vm sin ओमेगा t, लेकिन यहाँ वास्तव में VA बराबर है Vm sin ओमेगा t और यही वास्तव में हम दे रहे हैं। 0 से ओमेगा टी 2 पाई तक या उससे कम, यानी 0 डिग्री से 2 पाई रेडियन तक वास्तव में। तो मान है Vm sin ओमेगा टी, लेकिन आउटपुट में आपको वास्तव में फिर भी Vm sin ओमेगा टी ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि V नॉट का मान Vm sin ओमेगा टी के बराबर है। ये तब होता है जब ओमेगा टी का मान 0 से लेकर पाई तक होता है। ध्यान दें कि यह 2 पाई तक नहीं है। और इसके विपरीत इस V नॉट का मान 0 होता है जब ओमेगा टी का मान पाई से लेकर 2 पाई के बीच में होता है। ये एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसे हमें समझना चाहिए। तो पाई से 2 पाई के बीच वास्तव में मान 0 है। 0 से पाई के बीच यह Vm sin ओमेगा टी होगा और संबंधित I0 मान आउटपुट वोल्टेज को रेजिस्टेंस से विभाजित करने पर मिलेगा। तो यह Vm बटा R sin ओमेगा टी ही है और यह भी तब है जब ओमेगा टी पाई से कम या बराबर है। ये मान 0 है अगर पाई से ओमेगा टी 2 पाई के बीच है। समझ गए? इस तरह से आप वास्तव में करंट के मान को व्यक्त कर सकते हैं। आमतौर पर हम इसे इस तरह दर्शाते हैं कि I नॉट बराबर है Im गुणा साइन ओमेगा टी के, और इसी तरह से वास्तव में करंट की गणना की जाती है। इस अंतर को छोड़कर वास्तव में सर्किट विश्लेषण और इसके बीच कोई अंतर नहीं है। तो केवल यही तथ्य वास्तव में अलग है। क्योंकि हमने इसे डायोड के साथ जोड़ा है तो ये पूरी तरह से डायोड कनेक्शन के साथ सर्किट विश्लेषण है। बस अभी के लिए इतना ही। आमतौर पर जब हम इसे आपके डीसी से जोड़ते हैं, और हम इसे रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, अगर आप वेव फॉर्म को देखें तो वास्तव में ये पॉजिटिव साइड पर है। और आमतौर पर जब हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी वोल्टेज को हम हमेशा ये कहते हैं कि ये पूरे समय एक स्थिर मात्रा में वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज की स्थिर मात्रा को ही हम डीसी वोल्टेज कहते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक परिवर्तनीय वोल्टेज बनाए रख रहा हूँ।
लेकिन फिर भी अगर आप उसका औसत मान निकालें तो वह मान एक सकारात्मक मान होता है। तो ये वास्तव में कहीं यहाँ है। असल में हमें वह मान मिलेगा जिसे हम वोल्टेज का औसत मान कहते हैं। इसका मतलब है कि हमने हर एक मान, औसत मान वास्तव में गिना है, क्योंकि हम हर मान को लेते हैं और उसी के अनुसार आप मानों का योग लें और उसे मानों की संख्या से विभाजित करें तो आपको औसत मिल जाएगा। और अगर आप उस औसत की गणना करें तो उस मान को भी औसत कहा जाता है, जो एक सकारात्मक मान है। यहाँ आपको किसी भी तरह से नकारात्मक मान नहीं मिलने वाला है। 0 से इस औसत मान के बीच हम इसे एक डीसी वोल्टेज मान सकते हैं, क्योंकि ये सकारात्मक टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखता है। समझ में आया? तो यही कारण है कि जब हम इसे एक रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं तो इसे एक रेक्टिफायर के रूप में माना जा सकता है, जो ऐसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से एक सीधी रेखा में बदल रहा है। ये एक वेव फॉर्म में बदल रहा है, लेकिन उस वेव फॉर्म का औसत मान सकारात्मक है, इसलिए आप इसे डीसी मान सकते हैं। ये 100% डीसी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया? कोई सवाल है? हाँ, डीसी समतुल्य मान वही है जिसे हम औसत कहते हैं। तो औसत मान को डीसी समतुल्य कहा जाता है। तो औसत मान डीसी समतुल्य धारा, यदि ये एक विद्युत धारा है तो ये वही डीसी धारा है जो हमें प्राप्त होती है, समतुल्य धारा। अगर ये वोल्टेज है तो वही डीसी समतुल्य वोल्टेज है। अब वास्तव में उस औसत मान को निकालने के लिए जो मानक विधि हम अपनाने जा रहे हैं वह है, अब वास्तव में अगर आप वोल्टेज वेवफॉर्म को साइन थ्रॉटल वेवफॉर्म के रूप में देते हैं, तो इस तरह से अगर आप वोल्टेज देते हैं, अब जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलने वाला है वह है, तो ये पॉजिटिव हाफ सेकंड रहेगा, फिर कोई वोल्टेज नहीं होगा और फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर से कोई वोल्टेज नहीं, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इसका समय अवधि वास्तव में अभी भी 2 पाई ही है। तो पहली हाफ साइकिल पाई है वह कंडक्ट होती है, अगली हाफ साइकिल 0 है वह कंडक्ट नहीं होती, लेकिन ये पैटर्न हर 2 पाई के बाद दोहराया जाता है, रेडियन। इसका मतलब है जब आप इन मानों का औसत निकालते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये मान 0 है, लेकिन समय गिना जाता है तो वास्तव में यही औसत मान बन जाता है। वी औसत बराबर है 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई तक Vm साइन ओमेगा टी डी टी। वो तुम, और इस मामले में वास्तव में इस 2 पाई को आधे हिस्से में बांटना होता है, इसीलिए ये 1/2 है। पाई पूरी समय अवधि है समाकलन 0 से पाई तक Vm साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी असल में हम इसे सीधे थीटा भी कह सकते हैं, डी थीटा प्लस डी ओमेगा जे, वी नहीं, और फिर वास्तव में समाकलन पाई से 2 पाई तक इस मान का मान 0 डी थीटा है। अब ये 1/2 पाई गुणा वी है एम, आप इसे बाहर ले सकते हैं, और समाकलन साइन थीटा का अवकलन माइनस साइन होता है, समाकलन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है, ये 0 है, और ये 1/2 पाई माइनस वी एम, माइनस वन है तो ये -2 है, -2 गुणा -1 होता है प्लस 2 वी एम, तो 1/2 पाई गुणा 2 वी एम, ये दोनों कट जाएंगे तो ये वी एम बटे पाई हो जाएगा। तो ये वोल्टेज का मान है जिसे हम वोल्टेज का औसत मान कहते हैं, और ये वास्तव में Vm बटे पाई है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। समझ में आया? कोई सवाल? कोई सवाल? ठीक है, बढ़िया। तो फिर वास्तव में अगर आप आरएमएस मान निकालना चाहते हैं तो आरएमएस मान परिभाषा के अनुसार रूट मीन स्क्वायर मान, तो रूट मीन स्क्वायर मान, लेकिन यहाँ वास्तव में हमें रूट मीन स्क्वायर मान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस अवधारणा का वास्तव में हम रेक्टिफायर के मामले में उपयोग करेंगे। रेक्टिफायर का उद्देश्य ऐसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना होता है। इसी कारण से वास्तव में हमें आरएमएस मान की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वेव फॉर्म से डीसी मान प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप आरएमएस मान लेना चाहें तो आप फिर भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आरएमएस मान क्या है इसे निकालूं। तो ये रूट मीन स्क्वायर आरएमएस मान है, इसे ही वीआरएमएस कहते हैं। आधा तरंग रेक्टिफायर के मामले में ये ऐसा होता है। ये वोल्टेज के वर्ग का औसत मान है, यानी Vm sin थीटा का पूरा वर्ग डी थीटा
समाकलन 0 से 2 पाई तक। पूरे समीकरण के लिए वास्तव में हमें इसका वर्गमूल लेना होगा। तो यही है आरएमएस मान का अर्थ। रूट का मतलब वर्गमूल, स्क्वायर रूट होता है। तो ये वास्तव में वर्ग का औसत और उसका वर्गमूल है। तो ये 1/2 पाई है। तो ये वीएम स्क्वायर है, इसे भी आप बाहर ले सकते हैं। सही है। और फिर समाकलन 0 से पाई तक, क्योंकि ये आधा तरंग रेक्टिफायर है। तो ये वास्तव में साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा पूरे समीकरण के लिए है। असल में यह 1/2 का वर्ग होगा और यह वीएम स्क्वायर बटा 2 पाई है। और ये समाकलन साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये वास्तव में, तो आप इसे 8 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 डी थीटा समाकलन 0 से पाई तक बना सकते हैं। पूरा समीकरण वास्तव में यह 1/2 होने जा रहा है। तो ये वीएम स्क्वायर बटा 2 पाई है। ये है तो ये थीटा बटा 2 माइनस, तो साइन का अवकलज कॉस थीटा होता है। तो समाकलन में कॉस का समाकलन साइन थीटा होता है। तो ये साइन 2 थीटा बटा 4 है और इसमें अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है। पूरी शक्ति 1/2। अब इस हिस्से में वास्तव में अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट भी 0 है, क्योंकि साइन 2 पाई शून्य है और साइन 0 भी शून्य है और यहाँ वास्तव में ये पाई -0 बचा रहेगा। तो ये वीएम स्क्वायर विभाजित बाय 2 पाई में पाई बाय 2 से गुणा है, क्योंकि पाई -0/2। हाँ, पाई बाय 2 ये सही है। तो पूरी शक्ति 1/x और पाई पाई कट जाएगा। तो ये वीएम स्क्वायर बटा 4 है, तो ये वीएम बटा 2 का पूरा स्क्वायर, पूरी शक्ति 1/2, तो ये वीएम बटा 2 है। तो ये आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वीएम बटा √2 ही आरएमएस वैल्यू होती है अगर आप पूरी वेव फॉर्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ वास्तव में तो ये आधी वेव के लिए वीएम बटा 2 है। समझ में आया? कोई सवाल? इसी को हम वास्तव में हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और अब इस केस में हम वास्तव में अलग अलग परिस्थितियां लेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, विश्लेषण की जटिलता वास्तव में तब बढ़ जाती है जब हम इसे अन्य प्रकार के सर्किट एलिमेंट्स जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों और आरएलसी के साथ जोड़ते हैं। तीनों वेरिएशंस अगर आप इन्हें लेते हैं और डायोड की उपस्थिति में ये वेरिएशंस, तो विश्लेषण थोड़ा अलग होता है, आप देख सकते हैं। तो यही है, हमने वास्तव में लिया है। तो मान लीजिए कि इस विशेष केस में हमने केवल रेजिस्टेंस वाला सर्किट लिया है। अब हम गणना करने की कोशिश करेंगे। तो विश्लेषण में, ठीक है, हम मानते हैं तो एक है केवल आर वाला सर्किट, एल वाला सर्किट, माफ कीजिए, आरएल सर्किट, केवल आरसी सर्किट नहीं। और चौथा है एलसी सर्किट। और पांचवा है आरएलसी सर्किट। अब इन सभी तीनों मामलों में वास्तव में, तो इन सभी मामलों में, इन सभी मामलों में सही है सर्किट में बहने वाली धारा और विभिन्न डिवाइसेस के पार वोल्टेज डिवाइसेस या एलिमेंट्स के पार वोल्टेज डिवाइसेस या एलिमेंट की गणना की जाती है। ठीक है, वास्तव में विभिन्न एलिमेंट्स के पार वोल्टेज की गणना की जाती है और इसे वेवफॉर्म डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। सही है, इसे वेवफॉर्म डायग्राम में पूरी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस विश्लेषण से वास्तव में यही महत्वपूर्ण तात्पर्य निकलता है। तो इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे विषय में, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह डायोड्स हों या वास्तव में रेक्टिफायर्स हों या वास्तव में थायरिस्टर्स और थायरिस्टर्स के साथ कंट्रोलिंग और अलग अलग चॉपर्स हों,
ये सारी चीजें, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, कन्वर्टर, सब कुछ वास्तव में हम केवल इन्हीं चीजों को करने की कोशिश करेंगे। तो आर के अलग अलग परिदृश्यों के साथ, आर एल, आर सी, आर एल सी और एल सी सर्किट, असल में हम इन्हें लेते हैं और इन रेजिस्टेंस, इन एलिमेंट्स की उपस्थिति में जब हम लागू करते हैं तो वेव फॉर्म्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एक एसी समझ में आया? तो यही ठीक ठीक है जो हम पूरे विषय में विश्लेषण करने जा रहे हैं। अब इस मामले में वास्तव में हमने केवल आर सर्किट ही लिया था और फिर हमने उसका विश्लेषण करने की कोशिश की थी। अब वास्तव में हम एक आर एल सर्किट लेते हैं। जब हम एक आर एल सर्किट लेते हैं तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक डायोड है और यहाँ एक एसी वोल्टेज स्रोत है और एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है। तो ये L है और ये I है। अब ये डायोड है। असल में जब इसमें करंट बह रहा होता है तो ये स्पष्ट रूप से एक लैगिंग करंट होता है, क्योंकि इस विशेष मामले में L मौजूद है। अब आइए देखें कि हम इस विशेष सर्किट का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। अगर हम एक RL सर्किट को जोड़ते हैं तो ये स्रोत वोल्टेज Vs है। तो ये Vs वोल्टेज है। स्रोत वोल्टेज Vs बराबर है Vm sin ओमेगा t के, और यही स्रोत वोल्टेज है। और फिर वास्तव में करंट मान लीजिए ये I है, तो फिर केवीएल लिखकर सही है। तो स्रोत वोल्टेज VST बराबर है IR प्लस LDI बाई डी के। तो ये विश्लेषण हमने पहले ही एसी नेटवर्क विश्लेषण के मामले में किया है, लेकिन एकमात्र अंतर ये है कि अब ये केवल हाफ वेव के लिए आगे बढ़ेगा, पूरे साइनसॉइडल के लिए नहीं। तो यही एकमात्र अंतर है, सही है, केवल हाफ वेव के लिए आगे बढ़ेगा। अब वास्तव में हम इसमें लागू कर सकते हैं, तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों ओर लागू कर सकते हैं। तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म तकनीक का उपयोग करेंगे। फिर वास्तव में ये Vm sin ओमेगा t है, सही है। पहले हमें इसे डीसी सर्किट के रूप में लेना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए, फिर ESP पर जा सकते हैं। अब इस मामले में हम सीधे इसका पता लगा सकते हैं। तो एसी और डीसी विश्लेषण में कोई अंतर नहीं है। तो ये VSC बराबर है, मान लीजिए बस V, और ये VSC बराबर है IR प्लस LDI बाई dt, जो कि एक महत्वपूर्ण समीकरण है। क्योंकि वास्तव में मैं इसका विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं कि जब हम एक LC सर्किट को जोड़ते हैं तो DC के लिए भी ऐसी वेवफॉर्म प्राप्त होने की संभावना होती है। इसी कारण से हम इस DC का विश्लेषण कर रहे हैं, और इस तरह के सर्किट का उपयोग हम ट्रिगरिंग सर्किट्स में भी करते हैं। इसीलिए वास्तव में हाफ वेव रेक्टिफायर पर जाने से पहले हम ये कर रहे हैं। तो हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और फिर हम हाफ वेव रेक्टिफायर पर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसे देखें, वास्तव में ये है कि Vs बराबर है IR प्लस LDI बाई dt के, और ये है Vs बराबर V और IR प्लस LDI बाई dt। और आप दोनों तरफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लागू कर सकते हैं। ये वास्तव में V बटा S है और ये I है। S में R प्लस L गुणा S, तो DI बाय का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म।